नमस्कार, मैं अशरफ द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ साझा करूंगा और इन बातों के साथ ही साथ क्या परिस्थितियां पिछले साल में बनी, कैसे 640 दिन के बाद भी आज तक उत्तीर्ण अभ्यर्थी और चयनित अभ्यर्थी पूरी तरह से निराश बैठे हुए हैं, उन सभी विषयों पर बात करूंगा। कौन वो लोग हैं जिनको इस भर्ती की इस वीडियो को देखना चाहिए। एक जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं वो तो जरूर ही देखें, क्योंकि उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा है इसके अंदर, बल्कि साथ ही साथ उनको भी देखना चाहिए जो अंधभक्ति में लीन हैं और अभी भी प्रश्न करने से दूर भागते हैं, और वो लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मजा लेते एन किन प्रकारेण कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अभी की करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है, वहां पर सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर को रिजर्व किया जा चुका है और फैसला क्या आएगा, कब आएगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी तक सारी चीजें गोपनीयता के साथ बनी हुई हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने में एक दिन का टाइम नहीं लगा कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच गया। कई एक लंबी सीरीज है और केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में उत्तीर्णांक का मैटर ही नहीं है। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद और उसकी लखनऊ बेंच, इनमें भी तमाम मुद्दे लंबित हैं, जिसमें पेपर को लीक हुआ उसके बारे में, उसके अलावा सीबीआई जांच के बारे में, उसके अलावा आंसर की को लेकर के, आरक्षण के अनुपालन को लेकर के, कट ऑफ डेट के निर्धारण को लेकर के, और ऐसे तमाम मुद्दे यहां पर हमारे सामने हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी सारी कमियां एक भर्ती के अंदर कैसे आईं और कौन था जिम्मेदार जिसकी वजह से 69,000 परिवारों को जो न्याय समय से मिल जाना चाहिए था वो न्याय समय से नहीं मिल पाया। हम अगर एक स्ट्रक्चर को देखें सरकार के, तो सरकार दो भागों में बटी हुई है। एक कार्यपालिका है जो अपना काम करती है और एक स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। स्थायी कार्यपालिका का मतलब समझें तो सचिव जी हमारे जो होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हो गए, उनके अलावा अपर मुख्य सचिव हो गए, उसके अलावा और नीचे स्तर तक जो बाबू तक आता है पूरा प्रक्रम, वो एक स्थायी कार्यपालिका का काम करता है। यहीं से जीओ निकलता है, जीओ जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर या शासनादेश के नाम से जाना जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो शासनादेश निकला वो 1 दिसंबर 2018 को, तारीखें याद रखिए क्योंकि तारीखों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। 1 दिसंबर 2018 को इसका जीओ निकला। उसके आधार पर परीक्षा संस्था जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे, उन्होंने 4 तारीख को अपना जीओ तैयार किया। 5 दिसंबर को 2018 को इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और 6 तारीख से आवेदन लिए जाना शुरू हुए। उस समय पर इस भर्ती में उत्तीर्णांक क्या होना चाहिए ये तय नहीं किया गया था। उत्तीर्णांक चूंकि नियमावली जो रूल है हमारा, जो हमारी नियमावली है जिसके आधार पर ये भर्ती परीक्षा होने जा रही थी, उस नियमावली में इस बात का मेंशन किया गया है कि कोई ना कोई एक उत्तीर्णांक होगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक जिसको पार करके ही अगले चरण में भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचेगा। इस बात से कई अभ्यर्थी पूरी तरह से अवेयर थे, पूरी उनके दिमाग में था कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो जा करके अपर मुख्य सचिव से मिले, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस पूरे शासनादेश को बनाने की, इस पूरे विज्ञापन को बनाने की, और उनसे कहा कि साहब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उत्तीर्णांक लगा दो, हमको भी पता चले कि आखिर क्या इसकी परिस्थिति है, क्या स्थिति है, कितने नंबर लाने हैं। तो उनका कहना था कि अभ्यर्थियों का काम पढ़ाई करना है, ये सब में आप लोग ना पढ़िए, आप जाइए और अपना पढ़ाई करिए। कहा गया साहब कोर्ट में भर्ती फंस सकती है, तो उनका कहना था वो हम देख लेंगे। 640 दिन हो गए, आज तक वो देख नहीं पाए। डॉक्टर प्रभात कुमार जो इस समय चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश
का जो लोक सेवा आयोग है वो उस समय अपर मुख्य सचिव थे और उनसे ही भेंट हुई थी इस पूरी चीज को लेकर के अभ्यर्थियों की। और उनका ये कहना था, मतलब स्थायी कार्यपालिका शुरुआत से अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लेकर चल रही थी और उसको लग रहा था कि शायद वो सारी चीजें जो कुछ भी कर रही है वो सही है और कहीं पर भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो पहली डेट में पूरे मैटर को वो निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन आज 640 दिन हो चुके हैं और न्याय कहां है ये अभी तक पता नहीं है। किसको न्याय मिलेगा इसका भी कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। बात आती है कि आखिर इसमें फिर दूसरी जो हमारी कार्यपालिका है उसका क्या रोल है, वो कहां पर खड़ी होती है। इसमें मुख्यमंत्री जी आते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री आते हैं, इन सब का कोई जिम्मेदारी है भी या केवल ये हमने वोट दिया ये जाके बैठ गए और वहां पर एसी के कमरों में बैठ के अच्छी हवा खाने के लिए बने हुए हैं। तो उत्तर यही समझ में आता है कि ये अपनी जिम्मेदारी से जितना भागे उससे बुरी स्थिति से कोई और नहीं भाग सकता था। 68,501 भर्ती इससे जस्ट पहले हुई थी, उसमें भी कट ऑफ का विवाद आया था, उत्तीर्णांक का विवाद आया था कि 40-45 होना चाहिए या 30-33 होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक पुरानी भर्ती में कोई एक विवाद पैदा हो चुका है तो उस चीज का कंसिडरेशन, उस चीज की चीज, भले ही मैं बहुत बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास में इतनी चीजें याद रखने के लिए जरूरत भी नहीं है कह सकता हूं, या फिर कह सकता हूं क्षमता नहीं है, तो फिर भी मैंने अपने अनुसचिव लगा रखे हैं, निजी सचिव लगा रखे हैं और वो इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या वो भी मैंने उनको सुला रखा था? क्या मैंने उनको कह दिया था कि आराम से नींद की गोलियां लेके सो जाइए, जब अभ्यर्थी हो हल्ला करेंगे तब देखेंगे कि शायद इसका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या तब हम निकल कर आएंगे जब क्रेडिट की बात आएगी कि हमने कितने पद बांटे, हमने 69,000 लोगों के घरों को रोजगार दे दिया, अब लाओ हमको वोट दे दो। हम या तो तब के लिए बने थे या फिर हमने सुला दिया था अपने लोगों को। तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि की इससे बड़ी और कमी नहीं हो सकती कि पहले भी एक बार ये विवाद उठ चुका था, उसके बाद दोबारा ये मुद्दा आया और तब भी जनप्रतिनिधि हमारे शांत बैठे रहे। ये पूरी चीज कोई एक दिन में नहीं हुई। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ और उस पेपर की जो डेट थी उस दिन भी ये पेपर होना है ये तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यूपी टेट जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो टेस्ट एक था तो उसमें प्रश्नों को लेकर के विवाद उठ खड़ा हुआ था और वो विवाद इतना गहरा गया था कि ऐसा तक लग रहा था कि शायद ये परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। मतलब आप उस स्थिति को समझिए कि अभ्यर्थी को 5 तारीख को, जो 5 जनवरी थी, उस दिन तक ये असमंजस की परिस्थिति थी कि 6 जनवरी को पेपर होगा या नहीं होगा। इस सुशासन की मैं क्या दाद दूं, मैं समझ नहीं पाता। 7 जनवरी का दिन, जिस दिन अचानक से सचिव साहब जागते हैं और उनको लगता है कि ये सबसे सही समय है उत्तीर्णांक लगाने का, मतलब एक दिन में आपने एक एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज के बाद आपने शाम को एक लेटर जारी किया और उस लेटर से कट ऑफ को लगा दिया। वो लेटर भी कहीं ना कहीं गोपनीय था, कट ऑफ को जो लगाना था वो बाकायदा विज्ञापन आता, विज्ञापन आ करके परीक्षा नियामक प्राधिकारी सूचित करते कि हाँ इस परीक्षा का उत्तीर्णांक इतना होगा। वो नहीं हुआ, एक लेटर जो एक गोपनीय था वो वायरल हो गया और पूरी तरह से भर्ती परीक्षा के ऊपर असमंजस के बादल आने लगे। यहीं से 17 जनवरी 2019 का दिन आया और पूरी भर्ती में 2 धड़ों का सामने प्रभाव देखने को मिला। एक धड़ा वो था जो मूल विज्ञापन की बात करता था, जो कहता था कि 0 कट ऑफ मतलब 0 उत्तीर्णांक। हालांकि ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन बात यह है कि स्वार्थ में व्यक्ति अंधा होता है और वो उन तथ्यों को, उन बातों को नहीं समझता जो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हालांकि सिंगल बेंच इस बात को समझती थी, उसने इन तथ्यों के प्रति एक तरह से खारिज ही किया था और 40-45 के ऑर्डर को दिया। यह ऑर्डर 29 मार्च 2019 को आया। मतलब अभी जो भर्ती होने जा रही थी 15 फरवरी को, 15 फरवरी मैं नहीं कह रहा हूं, किसी अभ्यर्थी ने नहीं तय किए थे, सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप एक साक्षात्कार उनका चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था। रोहित सरदाना जैसे बड़े पत्रकार, नामी पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी 2019 तक हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, और वो नियुक्ति पत्र 15 फरवरी 2019 तक तो छोड़िए आज तक नहीं मिल पाया है।
वहां पर 29 मार्च को जजमेंट आया और जजमेंट में सरकार के कट ऑफ को जो उन्होंने 7 तारीख को लगाया उसको खारिज कर दिया गया और 40-45 जो 68,500 का कट ऑफ था उसको बहाल किया गया। कहा गया कि वही कट ऑफ सही है और उस कट ऑफ को लगाना चाहिए। उसके विरोध में यहां पर एक चीज देखने वाली है कि सरकार 2 महीने का टाइम लगाती है और 29 मई की हेयरिंग में महाधिवक्ता पहुंचते हैं। उससे पहले तक सरकार ना तो अपनी जो एसएलपी है उसको फाइल करती है, कोर्ट नहीं जाती है कि हाँ अपने फैसले को बचाए जा करके, अभ्यर्थी उससे पहले चले जाते हैं। आप देखेंगे अगर तो 156/2019, 157/2019 और उसके बाद के भी कई सारे जो केस हैं, 207 सरकार की है, तब तक कई केस जो अभ्यर्थियों ने डाले हैं वो वहां पर हैं। सरकार लेट लतीफी करती है वहां पर पहुंचने के लिए। मतलब अभी जो न्याय था उसको देने में किस तरह से देरी हो रही है उसको आप देखते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 29 मई को 2019 को महाधिवक्ता आते हैं, डेट लगती है फिर जुलाई की, क्योंकि जून में आराम करते हैं सभी न्यायालय हमारे। तो उन न्यायालयों के आराम के समय में भी कुछ लोग सक्रिय थे, वो भी कोर्ट गए, उन्होंने प्रे करी कि साहब हमारा मैटर सुन लो, इंपॉर्टेंट है, 1-2 बेंच बैठती हैं। उन्होंने भी मैटर को टैग करते हुए जुलाई में ही लगा दिया कि जुलाई में ही मिलिएगा, वहां पर हम बात करेंगे आपसे। जुलाई बीता, अगस्त बीता, अगस्त तक सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। कोर्ट में महाधिवक्ता का ना पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। अभ्यर्थी समझ चुके थे कि जब तक सरकार पक्ष नहीं रखेगी कोर्ट कोई भी कदम आगे नहीं उठाने जा रहा है। अभ्यर्थियों ने इस सरकार के इस निर्णय के जो था कि महाधिवक्ता को आराम से भेजा जाएगा उसके खिलाफ 2 धरने दिए। 27 अगस्त 2019 को पहला धरना होता है और दूसरा धरना 11 सितंबर 2019 को होता है, जहां पर अभ्यर्थी रात में भी रुके। एससीईआरटी पर जो शिक्षा निदेशालय है बेसिक का, उसका शिविर कार्यालय वहां पर, और एक मांग नहीं थी बल्कि 2 मांगे थी। एक मांग थी महाधिवक्ता को लाना और दूसरी मांग थी मुख्यमंत्री साहब से मिलना, क्योंकि लोगों का ये भरोसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ धोखा तो नहीं कर सकते, और धोखा नहीं कर सकते इसी बाबत कि शायद मुख्यमंत्री जी को सारी बातें पता ना हो सकता है उन तक गलत बातें पहुंचाई जा रही हो सकता है उनको छलावे में रखा जा रहा हो सकता है जो स्थायी कार्यपालिका है वो अपना प्रमोशन पाने के लिए बातों को छुपा रही हो, तो शायद मुख्यमंत्री जी तक बातें ना पहुंच पा रही हो। अभ्यर्थियों का निवेदन था कि साहब उनसे मिलवा भी दीजिए। महाधिवक्ता को भेजा तो गया लेकिन वो डेट लेकर के वहां से चले आए, और जो मुख्यमंत्री को मिलवाने की जब बात और मांग को तेजी से उठाया गया तो चारों तरफ से पुलिस ने अभ्यर्थियों को घेर लिया और लाठी डंडे निकल आए और कहा गया या तो बस में चढ़ो, या तो लाठी खाओ, या फिर घर जाओ। अब ये 3 विकल्प में से अभ्यर्थियों ने घर जाना चुना, क्योंकि सभी को पता था कि जब इस तरह की बर्बरता और इस तरह के अत्याचार की परिस्थिति और विकल्प दे दिए गए हैं जिसमें बस में बैठने के बाद हो सकता है चालान किया जाए शांति भंग का, लाठी चार्ज होगी तो लोग पकड़े जाएंगे, क्या क्या चार्ज लगेंगे किसी को नहीं पता था। तीसरी जो परिस्थिति थी वो थी घर जाना, वो विकल्प लोगों ने चुना। और कुछ लोग धरने के बीच से भी भाग गए थे। ये वो लोग थे जो पहले तो सूरमा बनते थे, अचानक से उनको लगा कि शायद अब हो चुका है, मुख्यमंत्री साहब से मिलने की जो हमारी लोकतांत्रिक तरह से एक मांग थी, जो संवैधानिक मांग थी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो वहां से चले भी गए। तो एक तरह से 2 भागों में बट गया था पूरा। एक बड़ा किस्सा है, कभी उस पर भी चर्चा करूंगा। तो पूरी की पूरी चीज बहुत ही ज्यादा जटिल हो गई। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब का एक बयान बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर कोट करना। मुख्यमंत्री साहब अपनी रैली कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे थे किसी जनपद में, तो वहां पर कुछ अभ्यर्थी एक बड़ा पोस्टर लेकर कि मुख्यमंत्री साहब से मिलना हो नहीं पाता है, तो एक बड़ा पोस्टर लेकर के कि महाधिवक्ता को भेज दीजिए मालिक, एक पोस्टर लेकर गए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब का कहना था कि पोस्टर बैनर नीचे कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि खुद उनका मानना है कि जो भी काम होता है वो राम के नाम से होता है और जो भी काम होता है वो राम की कृपा से होता है। तो फिर जब राम की कृपा किसी पर होगी तो आप तय करने वाले कौन होते हैं कि वो जिंदगी भर रोजगार में रहेगा या बेरोजगार रहेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि बेरोजगार और रोजगार केवल आपके ही हाथ में है क्या? क्या आप
इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले भरण पोषण करने वाले हैं? क्या आप ही अकेले राजा हैं इस पूरे संसार के कि आप तय कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कहीं नहीं रोजगार पा पाएगा, उसे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं मिलेगा, उसे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोजगार नहीं मिलेगा, वो आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकेगा? क्या कम से कम उस समय ये तो विचार किया होता कि जिसको हम रोजगार की भपकी दे रहे हैं, कल को वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, तब तो वो हमारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा और अपने आप अपनी पूंजी भी बनाएगा और अपनी पूंजी को सही तरह से आगे भी लगा सकता है। पोस्टर अभियान भी चलाया अभ्यर्थियों ने कि भाई पोस्टर अभियान चलाया उस समय पर जब सीए का एक बड़ा माहौल देश में बना हुआ था और धारा 144 लगा दी गई थी कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प कम बचे थे क्योंकि विरोध प्रदर्शन इसलिए जरूरी था, जनवरी आ चुका था, महाधिवक्ता पक्ष रख चुके थे, लेकिन उसके बाद बेंच बदल गई, नई बेंच में महाधिवक्ता को पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं था। पुराना रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था कि वो अपने आप चले जाते। तो अभ्यर्थियों ने क्या तरीका सोचा, क्या तरीके हो सकते हैं, उन पर विचार किया और रास्ता निकाला कि पोस्टर के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरी तरफ ट्विटर भी एक माध्यम बना कि शायद ट्विटर के माध्यम से आवाज को रखा जाए। हालांकि वहां पर बायकॉट ट्रेंड करता है, वहां पर विरोध ट्रेंड करता है, वहां पर सपोर्ट ट्रेंड करता है, लेकिन रोजगार की आवाज वहां पर ट्रेंड कर भी जाए तो वो खबरों में नहीं आती है, क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए, रोजगार मसाला नहीं है। रोजगार अगर मसाला होता तो देश में जो एक संस्था एसएससी जिसको कहते हैं, उसका पेपर 2017 में लीक हुआ, फुटेज वायरल हुए, सीबीआई जांच अभी तक, उसमें सीबीआई जांच देख रहे हैं आप, एक सीबीआई जांच है जिसकी हर दिन की अपडेट आती है, जिसमें किसी की हत्या हो जाती है और उस हत्या को लगातार मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया उस पर काम कर रही है, लेकिन एक 3 साल से लंबित है सीबीआई जांच और उस जांच का अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि वो रोजगार से संबंधित है, उस पर सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं लगा पाई है और ना मीडिया उसको कवरेज करने जा रहा है और ना मीडिया उसको कवरेज करेगा, क्योंकि वो आंदोलन सरकार के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें सरकार की छवि सामने उजागर होगी। उसके बाद जब मैटर डबल बेंच पहुंच गया, फिर से वापस आते हैं, भटक गया था थोड़ा, तो जब डबल बेंच में पहुंच गया तो ऑर्डर रिजर्व होता है मार्च के महीने में, देख रहे हैं आप, अगस्त सितंबर और उसके बाद मार्च 2020, एक लंबा टाइम पीरियड। तो वहां पर ऑर्डर रिजर्व होता है, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर आता है और ऑर्डर सरकार के पक्ष में आता है। मुख्यमंत्री महोदय बचकाना बयान देते हैं, कहते हैं 7 दिन में नियुक्ति दे देंगे। अभी भर्ती परीक्षा का एक चरण, केवल परीक्षा पूरी हुई है, परीक्षा का परिणाम आना बाकी है, उत्तर कुंजी आना बाकी है और उसके अलावा एक बार फिर से फॉर्म भराया जाना बाकी है, जिसमें 7 दिन का टाइम अच्छा खासा लगना है। उसके बाद मेरिट सूची जारी होनी है। मतलब अव्यावहारिक जनप्रतिनिधि की बात आती है कि व्यवहारिकता पर जनप्रतिनिधि हमारे अभी नहीं है, या तो उनको डायरेक्ट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, या कहें कि उनको दिशा दिखाने के लिए, कि आखिर निर्देश कहना तो बड़ा अजीब हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को भी कोई डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जब शासन प्रशासन के हाथों में चला जाएगा और स्थायी कार्यपालिका प्रदेश को चलाएगी तो ऐसा ही सामने आएगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से ज्यादा अपने नुमाइंदों पे भरोसा करेंगे, जनता की बातों को स्थान नहीं मिलेगा, लोकतंत्र कमजोर धीरे धीरे इसी तरह से होता है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है कि अव्यावहारिक बातें आती हैं, वो बातें जो व्यवहारिक नहीं हैं, कि 7 दिन में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। 1 महीने का पूरा टाइम लगा, तब तक आंसर की का विवाद सामने आया, आंसर की वजह से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए वो लोग जो कि 40-45 के पक्षधर थे, हालांकि वो 40-45 के पक्षधर सिंगल बेंच के फैसला आने के बाद बने, उससे पहले तक वो पक्षधर नहीं थे, वो जीरो कट ऑफ के पक्षधर थे, लेकिन उसके बाद उन्हें अचानक से पता नहीं कहां से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि 40-45 भी सही है और उसके पक्ष में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पर अभी मामला लंबित है। यहाँ पर कुछ मुद्दे जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात आती है आंसर की को लेकर, जिसकी वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ। आखिर एक पेपर तमीज से क्यों नहीं बना सकती कोई भी परीक्षा संस्था, चाहे वो पुलिस भर्ती का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो
यूपीएससी का पेपर, यूपीपीएससी का पेपर हो। मतलब कोई भी स्टेट अथॉरिटी इतनी जिम्मेदार नहीं है कि 150 सवाल बिना विवाद के बना सके। मैं अभी तक उस सिस्टम को नहीं समझ पाया कि किस तरह से कितनी गोपनीयता के साथ पेपर बनते हैं। क्या इतने गोपनीय होते हैं कि जो टीचर उनको बनाता है, जो शिक्षक उनको बनाता है, जो प्रोफेसर उनको बनाता है, उसको भी दोबारा पढ़ने को नहीं दिए जाते कि मालिक आपने ये पेपर बनाया, इसको पढ़ लो? या ये होता है कि एक बार लिख गया बस अब गोपनीय और इसको ऐसे हाथ रख के छुपा लेना है, दोबारा खुद भी नहीं पढ़ना है? किसी को पढ़ाएंगे तो गोपनीयता भंग होगी, कम से कम खुद पढ़ने की तो दें। चलिए ठीक है, उसके बाद कोई नया नहीं है, हर साल आपके हर पेपर में विवाद होता है। आप कानून क्यों नहीं लाते हैं? एक कानून बनाइए ऐसा। आप जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आपके पास विधायक हैं, आपके पास बहुमत है। कानून लाइए कि हाँ भाई, अगर पेपर में एक सवाल गलत होता है तो जो मास्टर गलत सवाल बनाएगा उसके ऊपर जितना उसको पैसा मिला होगा उसका 10 गुना पेनल्टी पड़ेगी। रासुका लगाइए सीधे सीधे, आप तो रासुका लगाने वाले भी हैं, रासुका लगाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। अगर युवा आंदोलन करे उस पेपर को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, धारा 144 को वो भंग करे, तो लॉ एंड ऑर्डर एक क्रिएट हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है गलत पेपर बनना, और तब भी आप शांत होते हैं। पेपर बनना, फिर उसके बाद पेपर का लीक होना, वो भी रासुका लगनी चाहिए। क्यों नहीं? वो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या खतरा नहीं है? क्या धारा 144 का उल्लंघन करते हुए छात्र सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं? क्या उस पूरी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर से क्रिएट नहीं हो सकती है? इन सारी चीजों को क्यों नहीं सोचा जाता है? एक परीक्षा बना दी, उस परीक्षा में जो भी मन हुआ उस मन के हिसाब से काम किया जाता है। नियम जो लाज हैं एज पर लॉ कुछ काम नहीं होता है। तो प्रश्न तो उठता है कि आखिर बेरोजगारों के साथ ही खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? कब तक एसएससी के पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक एसएससी के रिजल्ट लंबित रहेंगे? कब तक रेलवे का टेंडर नहीं निकलेगा? कब तक, आखिर कब तक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते रहेंगे? कब तक सवाल गलत बनते रहेंगे? 100 रुपया का चार्ज आता है। कई ऐसे ऐसे एग्जाम है कि अगर आपको क्वेश्चन में संदेह लग रहा है, आपको लगता है कि वो गलत है, तो ऑब्जेक्शन करने पे आपको 100 रुपए का चार्ज आएगा। हालांकि आपको ये बात पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर विवाद स्थिति उत्पन्न हुई है तो कमेटी का गठन होगा, कमेटी गठन करके उसके ऊपर काम करेगी। तो ये 100 रुपए का चार्ज, क्या सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कमेटी जो गठित की गई है वो खरीदी हुई कमेटी है, 100 रुपए देकर खरीदी गई है? जब 100 रुपए मांगे जाते हैं एसएससी के द्वारा विवाद को निपटारा करने के लिए, या और भी जो कई संस्थाएं, कई एजेंसियां पेपर लेती हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर एक समग्र विचार होना चाहिए, एक बड़ा चिंतन होना चाहिए कि आखिर रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों रोजगार बटा हुआ है? कोई, हर एक आदमी की अपनी अपनी लड़ाई है। किसी की यूपी की लड़ाई है सहायक लेखाकार की, तो वो बेचारा लड़ रहा है, उसको 4 साल हो चुके, 2 बार इंटरव्यू दे चुका है, उसके बावजूद वो खाली हाथ बैठा हुआ है। लोअर पीसीएस की 9 महीने में रिजल्ट आता है, नया बच्चा पैदा हो जाए उतने में एक रिजल्ट दे पाते हैं वो। उसके बाद आगे डेट कब आएगी लोअर पीसीएस की किसी को नहीं पता है। सारी व्यवस्थाएं अगर रोजगार के नाम पर इस तरह से चल रही हैं तो प्रश्न चिन्ह तो उठना चाहिए, और ये प्रश्न चिन्ह सरकार से ही उठना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही आप हैं। आपको हमने वोट देकर चुना था। अंडर करंट एक शब्द आता है ना, अंडर करंट। अंडर करंट हिंदुत्व हो सकता है कि अंडर करंट के ऊपर काम आपने किया और वो हिंदुत्व है, लेकिन हर चीज उस एजेंडे पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि रोटी भी चाहिए, और रोटी कुछ लोगों को नहीं चाहिए। रोटी, एक आदमी को अगर रोजगार मिलता है तो 4 से 5 लोगों को रोटी की व्यवस्था हो जाती है। और अगर 4 से 5 लोगों के रोटी की व्यवस्था एक व्यक्ति कर सकता है, तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो लाखों के प्रतिनिधि हैं, आप तो करोड़ों, 21 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, 23 करोड़ कहीं कहीं कुछ बताया जाता है, तो उतनी जनता के आप प्रतिनिधि हैं, और उसके बावजूद आप अगर रोजगार पर मौन है तो निश्चित है कि आने वाले समय में युवा क्रांति को आप खुला न्योता देते हैं कि एक युवा क्रांति इस देश के अंदर जरूरी है। और वो युवा क्रांति
कोई इस स्तर की नहीं होगी जो आपकी केवल सरकार बदलने की बात करेगी कि आपको लगे कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। ये युवा क्रांति कानून बनाने की भी मांग करेगी, जहां पर सिटीजन चार्टर की कितने टाइम पर कितने टाइम में रिजल्ट आना चाहिए। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी के मैं आयोग के जो जिस नियमावली से वो निकलता है 2014 की, उसका अध्ययन कर रहा था, तो उसमें मैंने पाया कि जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं और उन भर्तियों का पूरा साल भर का ब्यौरा सदन में रखा जाएगा। सदन मतलब विधानसभा में और विधान परिषद में, और उस पर चर्चा होगी। मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष भी कभी मांग उठाता है कि वो कहाँ है जो नियमावली के अंदर सदन में चर्चा होनी थी। ना तो विपक्ष उसकी मांग उठाता है, और ना विपक्ष जब हमारी आवाज बनता है तो जो सत्ता है वो तो अपने आप मौन है, वो तो रिपोर्ट कार्ड देने के पक्ष में कभी रहती नहीं है। मैं ही अगर एक बार मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं क्यों चाहूंगा कि चुनाव हो। मैं यही चाहूंगा कि साफ सब ऐसा ही चलता रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास पुलिस है, प्रशासन है, उसके द्वारा मैं अपने कब्जे में रखूंगा, और आंदोलन तो होना ही नहीं चाहिए, और संविधान और ये सब चीजें आराम से काम करेंगी, नियम अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं प्रदेश चलाऊंगा अपने हिसाब से, मतलब ना खाता ना बही, जो मैं कहूंगा वही सही। इस तरह की सोच मेरे अंदर भी आ जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अदम गोंडवी एक हैं, मशहूर शायर हैं और बहुत अच्छा लिखे हैं कई चीजें। तो उन्होंने एक कह सकते हैं उनकी एक नज्म है, उसकी पंक्तियां हैं कि आज़ादी का जश्न वो मनाए किस तरह जो आ गए फुटपाथ पे घर की तलाश में। तो जो आपकी आत्मनिर्भरता वाली आज़ादी है, इसका जश्न बेरोजगार तो नहीं मना पाएंगे, क्योंकि घर की जो तलाश थी उसमें हम फुटपाथ पर आ चुके हैं। 640 दिन से भर्ती प्रक्रिया लंबित, और उसके पूरी जिम्मेदार आपकी स्थायी कार्यपालिका है। आप जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हैं। कोर्ट निर्णय देगा, उसके बाद आगे की राहें क्या होंगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस मानसिक स्तर पर प्रताड़ना झेल रहा है हर युवा, उस स्तर तक जाने में मुझे नहीं लगता कितनी बार आपने तोड़ा और कितनी बार आपने वहां पहुंचाया। धन्यवाद।